देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस प्रकार से अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट्स उतना नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने हमेशा कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर रहेगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आपने कभी नहीं कहा मुरलीधर राव जी, आपने कभी नहीं कहा कांटे की टक्कर रहेगी, आपने कभी नहीं कहा। आप तो कह रहे थे आराम से जीत चारों राज्य, आप तो दिल्ली में भी दावा कर रहे थे। मुरलीधर राव जी, अब नतीजे देखकर अपना बयान मत बदलिए। नहीं, बीजेपी लगातार कह रही थी 4 राज्यों में जीतेगी, 4-0, जहां 2 में आपकी प्रेडिक्शन, आपका अंदाजा गलत नहीं, एक बात ध्यान रखिए कि हमारे वोट प्रतिशत में, सीटों के बारे में नहीं, हम जीतेंगे इस पर अपेक्षा हम कह ही रहे थे, लेकिन वोट प्रतिशत हमेशा वहां कम रहा है, कम अंतर रहा है, इसलिए हम ये बात कहते आए हैं कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि हमें जिस प्रकार से बस्तर से और बाकी अन्य क्षेत्रों में जो लाभ पिछली बार मिला था, मुझे लगता है कि इस बार उतना लाभ नहीं मिला। आपको क्या और लगता है कि राहुल जो कांग्रेस के नेतृत्व उन इलाकों में जोरदार वहां पर जाकर के उन्होंने रैलियां की थी, और खास करके जो ट्राइबल जो गढ़ है वहां पर, तो क्या वहां पर राहुल गांधी का जादू चला? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी तो ऐसे कदम है वो जहां रखते हैं वहां, तो उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो जहां जहां गए हैं वहां कांग्रेस की पताका तो नीचे गया। मोदी जी भी तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन रमन सिंह बना करके हमारे उतना प्रतिशत वहां से नहीं मिला। ये समीक्षा करने वाली बात है। कहीं जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट कहीं मुरलीधर राव जी, राहुल गांधी के बारे में तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं जहां वो पांव रखते हैं हार जाते हैं कांग्रेस। मोदी जी की ये हार नहीं मानेंगे आप? कांग्रेस जीत रही है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ दिल्ली में वो कोई बढ़त नहीं दिला पाए, उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिला सके। ऐसा देखिए कि ये इस इलेक्शन में कांग्रेस के नेता के जाने से कहीं अच्छा हुआ, ऐसे कहने की स्थिति में कांग्रेस की नेता भी नहीं रहेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि वो कहेंगे। नहीं, मैं फिर से और नरेंद्र मोदी जी के विषय में एक सेकंड मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे। प्लीज, मैं सीधा सवाल पूछूंगा, प्लीज सीधा जवाब दीजिएगा मुरलीधर राव जी। देश सुन रहा है आपको इस समय। 4 राज्यों में चुनाव में से 2 में आप जीत रहे हैं, लेकिन 2 में आप हार रहे हैं। जहां जीत रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसकी जीत है? मोदी की है या मुख्यमंत्रियों की है, ये बताइए। लोकल लीडरशिप। देखिए कि हमें पार्टी की और पार्टी के नेता की उन स्टेट में जीत है, उस बात को हमें पहले ही कहा है कि ये कोई नेशनल रेफरेंडम नहीं है। और हार किसकी है? ये कोई अभी इलेक्शन से पहले भी हमने कहा। हार किसकी है? और हार भी होगी तो स्वाभाविक है हम वो विषय को पहुंचाने में कहीं सफल नहीं हुआ, वही बात हम कहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में आकर्षण नहीं है और लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपके लिए अच्छी खबर है, सुन लीजिए मुरलीधर राव जी, अच्छी खबर, बीजेपी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 37 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। हो सकता है इसमें उनके साथी शिरोमणि अकाली दल की भी एक सीट हो, लेकिन 37 सीटों पर अगर बीजेपी यहां टिक जाती है दिल्ली में 70 में से 37 पाकर, तो आराम से सरकार बना लेगी। फिर से आपको बता दें, दिल्ली की सबसे दिलचस्प टक्कर में बीजेपी आगे निकलती हुई दिख रही है। 70 में से 36 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, बीजेपी 37 पर पहुंच गई है। सिर्फ रुझान है, कुछ एक नतीजे भी हो सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस्तीफा दे चुकी हैं। अब देखना यह क्या बीजेपी इस बढ़त को बरकरार रख पाती है या फिर नहीं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना पड़ेगा। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पर यह आंकड़ा, इस पर नजर बनाए रखिए, बहुत दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, लेकिन दिल्ली में बीजेपी बहुमत की तरफ लगातार, ऐसा लग रहा है बहुमत फिलहाल पाती हुई दिख रही है। ये देखिए एक और बड़ी खबर, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा अपना चुनाव मेहरौली से जीत गए हैं। उनको वहां बाहरी कहा जा रहा था, लेकिन देखिए प्रवेश वर्मा जीत गए। इससे अंदाजा लगता है कि दिल्ली में राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है। छोड़ा फिर से आपको बता दें, ये जो चार मुकाबलों की जो टक्कर है, इसमें फिलहाल बीजेपी 3-1 से आगे निकलती हुई फिलहाल दिख रही है, और चौथी जगह छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कांटे का। मध्य प्रदेश की आप बात कर रही थी अनुराधा जी। जी सत्यव्रत जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या हो गया? आपकी तो लीडरशिप की वहां पर जो जिसे बोल सकते हैं ना कि एक पूरी एक अगर आप फोटो खींचेंगे तो उसमें कौन कितना बड़ा लीडर है ये दिख रहा था। आप देख लीजिए, सारे लीडर्स आपके मध्य प्रदेश के वहां पर थे, उसके बावजूद क्या हो गया? क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हो गया, क्या आप नहीं कह पाए? क्या अंदरूनी लड़ाई थी, भीतर घात था, क्या था? देखिए, मुझे अपने अनुभव से ये लगता है कि मध्य प्रदेश में हमारी 2 कमजोरियां थी। पहली बात, हमारे लोगों, हमारी पार्टी की लीडरशिप में एकता है, इस बात को प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी था।
ये किया भी गया, पर ठीक से नहीं किया गया। नहीं, 1 महीने पहले किया गया। 1 महीने पहले किया गया। 1 महीने पहले राहुल जी ने सब लीडर्स को एक साथ, जिसमें मैं भी शामिल था, एक साथ सारे मध्य प्रदेश के दौरे पे जिलों में हम 35 जिलों में दौरे में गए, एक मंच से एकजुट होकर एक भाषा में बोले। हमारा ये विश्वास मानना था कि लोगों में ये मैसेज पहुंचेगा, ठीक उसी तरह जैसा कभी माधवराव सिंधिया ने डबरा सम्मेलन करके किया था, मध्य प्रदेश भर के लोगों में मैसेज पहुंचा था। पर मैं समझता हूं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रक्रिया 2-3 महीने पहले शुरू की जाती, वही गलती जो बीजेपी ने दिल्ली में की, और जो नेतृत्व, जो अभियान का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर को वहां दिया गया, अगर वो 2-4 महीने पहले हमने ये फैसला किया होता, परिणाम कुछ और होता। फिर से दिल्ली के आंकड़े पर एक नजर डाल लेते हैं अनुराधा जी, क्योंकि इस समय दिल्ली की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी फिलहाल 37 पर है। पिछले चुनाव में 23 सीटें मिली थी 2008 में, कांग्रेस को 43 थी, सीधे 7 पर आ गई और आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही है। देखिए 25 सीटों के साथ जबरदस्त शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। लेकिन दिलीप पांडे, अगर बीजेपी सरकार बना लेती है, वाकई आपको दुख तो बहुत होगा, हाथ मलते आप रह जाएंगे। दिलीप पांडे से फिर बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता और भी बहुत सारे नेता जुड़ेंगे। सिद्धार्थ जी, आपसे कोई कॉमेंट। आम आदमी पार्टी को तो आप वैसे भी कह रहे हैं हुआ है, ज्यादा इसका कोई असर लोकसभा चुनाव तक नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो फिर पक्का हो जाएगा। बीजेपी सरकार बना रही है, और जो मैं बात कह रहा था कि ये तो बीजेपी का आपसी मैच था। जो बात सत्यव्रत जी कह रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में, वही दिल्ली में है कि अगर ये पहले से अपना लीडर डिसाइड कर लेते, इश्यूज को पहले से पकड़ लेते, जन आंदोलन चला लेते, तो उसमें काफी हद तक, देखिए एक बात देखिए, हर्षवर्धन के अध्यक्ष बनने, ये कैंडिडेट बनने के बाद से कोई एडवर्स जो न्यूज कवरेज जो था उस पार्टी की बंद हो गई, वरना उस पार्टी का जो मीडिया कवरेज था। 18,000 वोटों से केजरीवाल जीत रहे हैं। ये देखिए 18,000 एक रिकॉर्ड जीत होगी, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ। नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि हमेशा पढ़े लिखे लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें कि बहुत अवेयरनेस और साथ में बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और ऐसा नहीं कि शीला दीक्षित सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत कुछ रेवड़ियां बांटी, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब 18,000 वोट से इसका मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने भी केजरीवाल जी को वोट दिया है। ये इस बात मतलब इसको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके की उनकी स्ट्रैटेजी रही है और जिस तरीके का उनका पेनिट्रेशन रहा है दिल्ली में, हैट्स ऑफ टू दैट। और कह के हराया, और बिल्कुल आप देखिए इंडिकेटर्स बहुत क्लियर थे, महंगाई और बिजली के ऊपर। मैं तो शीला दीक्षित के जो ऑफिसर्स की टीम के लोगों को दौड़ते हुए देखा, किसी का 17,000 का बिजली बिल, किसी का 18,000 का बिजली बिल। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कि बिजली का बिल का मारा हुआ हो, महंगाई का मारा हुआ हो, और गवर्नमेंट इस बात के ऊपर कोई उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रही हो, और वहां केजरीवाल मैसेज दे रहा हो बिजली का तार काट करके ये करके, एकदम सही नब्ज पकड़ी है। सत्यव्रत जी, शीला दीक्षित के लिए आज आपको बुरा नहीं लग रहा? सत्यव्रत जी मैं पहले इनकी बात का जवाब दे दीजिएगा प्लीज, मेरा सवाल। मध्य प्रदेश में ये आम बात है, गांव में आपको 22-22, 25-25 हजार के बिल उन लोगों के मिल जाएंगे जिनको लाखों की तादाद में जो सिंगल बत्ती कनेक्शन दिए हैं, और ऐसे बिल देते नहीं ना मध्य प्रदेश में, यहाँ देना पड़ता है। कहा सब कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। अच्छा, शीला दीक्षित के लिए आपको बुरा नहीं लग रहा है? आज अपनी सीट भी हार गई है, और देखिए पार्टी की हालत देखिए, 7 सीटों पर आ गई, और ये सब उस सब के बावजूद जब उन्होंने सब कहा जा रहा है काम किया है, दिल्ली की सूरत बदल दी, बहुत विकास हुआ है। बड़ा अजीब पूछ रहे हैं कि बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि शीला दीक्षित, आप कह रहे हैं किस कांग्रेस कार्यकर्ता को बुरा नहीं? मैं पर्टिकुलरली शीला दीक्षित के बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है गलती उनकी नहीं है, उनकी सरकार ने बहुत काम किया है, 3 बार उन्होंने आपको जिताया नेता के रूप में, 4थी बार केंद्र सरकार की वजह से हार गई। एक नेता के रूप में उनकी पराजय हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, किसी भी नेता के लिए दुखद होगी ही, पर मेरी तो व्यक्तिगत उनसे जो पारिवारिक संबंध है, उन कारणों से मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत पीड़ा और आघात है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शीला दीक्षित अपना चुनाव हार गई। 18,000 वोट से बहुत बड़ी हार है, मेरी पार्टी कल्पना की जितनी बड़ी हार है, जितनी बड़ी पार्टी की हार है उनकी, 7 सीटों पर कांग्रेस है, 37 पर बीजेपी, उतनी ही बड़ी हार शीला दीक्षित के लिए। 18,000 वोट बहुत बड़ी हार है। बिल्कुल, जिसे भड़ास फोड़ा गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, फोड़ना कहेंगे इसे, हार या जीत नहीं, इसे जैसे भड़ास, लोगों की भड़ास फूटी है उनके ऊपर। आप क्या देखती हैं शीला दीक्षित के लिए भविष्य में? लोकसभा चुनाव लड़ेंगी?
अब वो तो ये डिसाइड करेंगी वो क्या करेंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि एंड ऑफ रोड हो सकता है शीला दीक्षित। नहीं, ऐसा नहीं। शीला दीक्षित बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही परिपक्व नेता हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही सीजन्ड हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे वो तो फ्यूचर शायद वो खुद डिसाइड करेंगे या उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक 15 साल में बहुत अच्छी गवर्नेंस दी थी। ये जरूर है कि महंगाई और प्याज और बिजली के बिल का करंट उनको लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने देश की राजधानी का चेहरा बदला, उसे एक काइंड ऑफ इंटरनेशनल सिटी बनाने की कोशिश की, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जिस चीज को आम आदमी पार्टी ने जिसे एकदम कह सकते असब कर लिया, वो ये था कि जितना भी लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, करप्शन का मुद्दा, इन सारे मुद्दों को मिला करके वो जो भड़ास निकलना था और वो जो फूटना था वो उनके टारगेट बेचारी शीला दीक्षित। देखिए, ये तो मैं ये कहूंगा, शीला दीक्षित की जो हार है दिल्ली में, इट इज फॉल ऑफ ए कोलोसस। मतलब एक बहुत ही बड़ी इमारत का गिरने वाली बात है। एंड आई मस्ट टेल यू कि शीला दीक्षित के ऊपर आक्षेप लगे, भड़ास फूटा, महंगाई, लेकिन जो उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रति, वो तो बिल्कुल इनमेजरेबल है। इसमें नंबर तो कोई बात नहीं है। लेकिन राजनीति है, कई फैक्टर्स होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। शायद जो 15 साल में वोटर्स इतना चेंज हो चुका है, 3 जनरेशन वोटर्स का चेंज हो चुका है, जिसको कि 98 के पहले की दिल्ली याद नहीं आती है। तो उनका एक शायद ये विकास उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है। कभी इमोशनल फैसले जो होते हैं ना, वो फैसले तो हो जाते हैं। जैसे एक बार 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी 3 साल रायबरेली से, हार तो गई थी, पर उसके बाद लोगों को समझ में आया कि इंदिरा गांधी के हारने का क्या मतलब, क्या करते। मुरलीधर राव जी, अभी फिलहाल एक बार पहले बुरी खबर दे देता हूं। आप एक बार फिर से दिल्ली में 36 सीटों के बहुमत से 2 सीट पीछे हो गए हैं, 34 पर आ गए हैं। एक बार फिर से थोड़ी सी बुरी खबर है आपके लिए। और छत्तीसगढ़ में आप अभी भी कांग्रेस से पीछे हैं। 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस 45 पर है, आप 43 पर है। सवाल मेरा यह है, मुरलीधर राव जी, शीला दीक्षित की बात हो रही थी, अनुराधा जी हैं हमारी एडिटर इन चीफ, कह रही हैं शीला दीक्षित को खामियाजा भुगतना पड़ा है यूपीए 2 के गलत कामों का, भ्रष्टाचार, महंगाई और सारे मुद्दों का। एक तरह से सिंपैथी आ रही है मन में शीला दीक्षित के लिए। मुरलीधर राव जी, देखिए कि शीला दीक्षित जी एक नेता के नाते बहुत समझदार, बहुत संजीदा और इस प्रकार से हैं, हम भी कोई मना नहीं करते हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी के सरकार की नेतृत्व करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी केंद्र सरकार के हाथ में है और कीमतों के बारे में भी उनके हाथ में नहीं है। और केंद्र की जो सरकार जिनके नेताओं के हाथ में है, उसके रहते हुए कुल मिलाकर के बात आगे और भी कर लेंगे। तस्वीरें जरा देख लीजिए, अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के आगे देखिए क्या जबरदस्त माहौल है इस समय। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के बाहर की तस्वीरें। बीजेपी जीत के बहुत करीब है। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं छोटे से ब्रेक।